दिन मेरा ये फिक्स था, मैं पढूं ना पढूं, टेस्ट मेरे को देना है। उसके बाद क्या होगा, मेरा थक जाना, डिमोटिवेट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं एक्चुअली ये इस बारे में। मेरे को सिर्फ एग्जाम का मतलब अच्छे रैंक करना था, जो मेरा कल्याणी हो जाए। टीएनसी का यही मतलब बहुत ही बड़ा मतलब ये इम्पोर्टेंट, वन ऑफ इम्पोर्टेंट रोल। मैं तो पढ़ती थी, मेरा जो हैंड में रिटन नोट्स थे मैं वो पढ़ती थी, पर वो नोट मैं पढ़ूं तो मेरे दिमाग में कैसे रहना चाहिए, मैं कैसे याद में रहूं कि इसका इस पॉइंट मेरे को रहना चाहिए। मतलब पूरा कंटेंट का जनरल टॉपिक मेरे को याद है, पर जब मैं अप्लाई करूँ, अप्लाई कैसे करना है मेरा नॉलेज, और कैसे याद रखना है, कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है हर टॉपिक को, वो तो टेस्ट सीरीज देने के बाद ही आता है। तो जस्ट पढ़े जा, रिविजन करे जा, টিএনসি টেস্ট সিরিজ দিয়ে যা, টেস্ট দিয়ে যা, ইভালুয়েট করে যা, প্রত্যেকদিন নিজেকে ইমপ্রুভ করে যা, হয়ে যাবে একদিন। করবি না, গিভ আপ করা যাবে না। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस इंटरव्यू सेशंस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर, जिनका हर बच्चे का सपना होता है कि एक ऐसी टॉप रैंक लेके आया जाए, और वो रैंक सुदीपा जी ने हासिल की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं सुदीपा जी। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ा डिजिट आपने हासिल किया है। हर एक बच्चे का सपना होता है कि सिंगल डिजिट को हासिल करें, और वो सिंगल डिजिट आपने हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक 5th। बहुत बहुत बधाइयां आपके पूरे परिवार को। थैंक यू। इस समय कैसा लग रहा है? इस समय एकदम एनर्जी, जो बहुत बड़ा रैंक हासिल किया, तो कैसी फीलिंग है इस समय? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हर समय एक टॉपर्स को ऐसा ही लगता है कि यार मेरी रैंक तो इतनी आ ही नहीं सकती, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जब मेहनत टॉपर्स करता है तो रैंक आना तय होता है। टीएनसी के साथ हम लगातार मेहनत करते हैं तो रैंक बनती ही बनती है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये मेहनत की जाती है, किस प्रकार से ये सिलेक्शन लिया जाता है, और किस प्रकार से स्ट्रगल्स को एक टॉपर्स में बदला जाता है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो करना चाहेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Myself Sudeepa Ghati. I am from West Bengal, Paschim Midnapur, and I have completed my BSc Nursing from College of Nursing, Medical College and Hospital, Kolkata. And after that, on 2024, I have joined as a nursing officer at AIIMS Bhubaneswar by qualifying Nurses 7 exam. Now I am working as a nursing officer at AIIMS Bhubaneswar. बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा कॉलेज जो कि हर बार टॉपर्स को लेके आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोलकाता मेडिकल कॉलेज, जिनको मैं उनकी पूरी की पूरी टीम को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि हर बार टॉपर्स निकालता है। और टीएनसी के साथ मिलकर आपके सीनियर, सुपर सीनियर और आप खुद इस बार रैंक हासिल किए, तो बहुत बहुत बधाइयां। क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा डिसीजन, एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और उसी डिसिप्लिन के साथ जब बच्चा टीएनसी में आता है तो एक टॉप रैंक को हासिल करता है। अब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि 2023 में आपने पास आउट किया है, तो क्या आपका क्या टारगेट था कि यार नॉर्सेट के बारे में क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटजी थी कि जब पास आउट होंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे, या स्टार्टिंग से ही आपके माइंड में क्या स्ट्रेटजी थी नॉर्सेट के बारे में? मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करती थी तब मैं थोड़ी थोड़ी सुनी थी नॉर्सेट के बारे में, पर उस टाइम मेरे को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ऐसे कुछ मेरा दिमाग में नहीं था। जब मैं कॉलेज पास आउट किया हूँ तो उसके बाद से मैं अक्टूबर में मेरा एग्जाम खत्म हो गया था, एंड दिसंबर में मेरा रिजल्ट आ गई थी। उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट किया नॉर्सेस 6 के लिए। उसके बाद मेरा नॉर्सेस 6 मैंने मतलब स्ट्रेटजी ठीक नहीं था, अभी मेरे को लग रहा है, इसलिए मेरे को नॉर्सेस 6 नहीं हुआ। उसके बाद मैं नॉर्सेस 7 के लिए फिर ट्राई किया। मेरे दिमाग में यही था कि मेरे नॉर्सेट क्वालिफाई करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो मैंने पूरी पढ़ाई किया पूरा कॉलेज के बाद घर बैठकर। बहुत बढ़िया कि दिमाग में एक फिक्स बिठा लिया कि यार मुझे तो नर्सिंग ऑफिसर बनना है, सेंट्रल का नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और शुरुआत नॉर्सेट 6 से किया।
तो सबसे पहले नॉट स्टेट 6 में आपने कि चलो ठीक है भाई, हम नॉट स्टेट 6 दे लेते हैं। उसके बाद आपने शुरुआत नॉट स्टेट 7 को आपने एग्जाम में अपियर हुए, और उस नॉट स्टेट 7 में आपने एक रैंक को हासिल किया कि मुझे सिलेक्शंस मिल जाए, यानी वो सबसे पहला टारगेट बच्चे का रहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और आपको एम्स भुवनेश्वर मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लगातार जब आप 6 के बाद कंटिन्यूसली चल रहे थे, तो नॉट स्टेट 7 भी आया, 8 भी आया, और ये 9 में आपने एक बहुत बड़ा रैंक को हासिल किया। तो इस दौरान क्या क्या अप डाउन रहे, कैसे कैसे अप डाउन रहा आपकी जिंदगी में? क्या इस इन एग्जामों में सफलता मिली या नहीं मिली, क्या रहा उसके बारे में बताएं। मैं नॉर्थ से 6 जो स्ट्रेटजी फॉलो करके दिया, वो नॉर्थ से 6 नहीं होने के बाद मेरे को पता चला कि ये स्ट्रेटजी पे मेरे नहीं होगा। वो स्ट्रेटजी में ओनली मैंने पढ़ाई कर रही थी, ओनली पढ़ाई, कुछ टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ टेस्ट नहीं, कुछ खुद को इवेलुएशन नहीं। उसके बाद मैं नॉर्थ से 6 के बाद मेरा स्ट्रेटजी मैंने बदला। मैं हर दिन पढ़ रही थी, एंड उसके साथ मैं मतलब पूरे दिन के साथ मैं इवेलुएशन के लिए एक टेस्ट दे रही थी। तो उसके बाद मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, नॉर्थ से 7 मेरा क्वालिफाई हुआ। देन मेरे को मिल गया था, तब मैं कुछ मतलब एक गैप हो गया था मेरा, मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया नॉर्थ से 7 के बाद। जब मैं एम्स भुवनेश्वर में पोस्टिंग हुई, उसके बाद मेरे दिमाग में था कि मेरे को एम्स कल्याणी आना है, तो मेरे को पढ़ाई करना है। पर उस टाइम एक मतलब इंस्टीट्यूट मिल जाने के बाद ऐसे हो गया कि मतलब ज्यादा मन नहीं लग रहा था, मतलब बहुत एक्साइटेड थी कि कैसे होगा, जब कैसे होगा। तो उस एक्साइटिंग की दौरान मेरा पूरा 6 महीने बीत गया, मैं कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। तो इसलिए मैंने नॉर्थ से 8 का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मेरे को लगा कि नॉर्थ से 8 मेरा नहीं होगा शायद। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के बाद मेरे टारगेट नॉर्थ से 9 फिक्स था कि मेरे को नॉर्थ से 9 अच्छे से करना है। एंड मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो किया नॉर्थ से 7 को, जो स्ट्रेटजी था कि मेरे को पढ़ना है, रिविजन करना है, एंड टेस्ट देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। एंड द रिजल्ट कम आउट। बहुत जबरदस्त बात होती है, और यही समझदारी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया मैंने 6 दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैंने एक 7 में स्ट्रेटजी को बदला, मैंने बिल्कुल 7 में स्ट्रेटजी को बदलने के बाद मुझे सफलता मिली। और उसके बाद मैंने, जो होता है ना कि नौकरी लगने के बाद एक जोश रहता है, उस नौकरी की हवा लगती है, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई थोड़ा सा छूट जाता है। और बहुत खुश नसीब है कि नॉर्थ सेट 8 में कल्याणी में इतनी सीटें भी नहीं थी, तो वो आपका भी एक खुश नसीबी समझे कि इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्थ सेट 9 में एक बार फिर से मौका मिला कि यार कल्याणी में बहुत अच्छी सीटें हैं और इस बार निकालना है, तो आपने वही वापस रणनीति अपनाई थी जो फेलियर टू सक्सेस लेके गई थी, और इस बार भी आपने सोचा कि नहीं, मुझे वही वापस से रणनीति अपनानी है और सिलेक्शंस लेना है। बहुत बढ़िया। अब मैं उस रणनीति के बारे में बात करना चाहता हूं कि टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ? मैंने टीएनसी के साथ नॉर्थ से 6 के बाद ही जुड़ा हुआ हूँ। वही मैंने स्ट्रेटजी एक्चुअली मैंने पहले नहीं अप्लाई किया था, जो मेरा गलती था। उसके बाद नॉर्थ से 6 के बाद मैंने टीएनसी के साथ कंटिन्यू लगातार, मेरे टीएनसी के साथ नॉर्थ से 9 तक मेरा पैक खत्म होती थी 6 महीने के, फिर मैं सब्सक्राइब कर लेती थी टीएनसी का। हर दिन मेरा ये फिक्स था, मैं पढ़ू ना पढ़ू, टेस्ट मेरे को देना है। लगातार मेहनत जारी था, और मेहनत के साथ आपने ये सोच लिया था कि नॉर्थ सेट 6 में जो मैंने गलती की है, अब मुझे वापस से कोई गलती नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे इस समय में, बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, और वो बच्चे इस समय सोच रहे होंगे कि यार कितना बड़ा संघर्ष है, कितना बड़ा स्ट्रगल है, और कितनी बड़ी कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी। जो बच्चा 6 में सफल नहीं हुआ, 7 में ये सोचता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाए, जो 7 में सिलेक्शन होने के बाद मान लो इनको एम्स भुवनेश्वर मिला, बहुत बड़ी बात है कि अपना टारगेट फिक्स था कि भाई कल्याणी एम्स जाना है। बहुत सारे बच्चे जैसे पहले एम्स जोधपुर जाने के लिए तरस थे, कहीं पे भी लग जाए, फिर उनका टारगेट था कि एम्स जोधपुर जाना है। अब इस बच्चे का टारगेट ये था कि कहीं पे भी लग जाऊं, एक बार सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मुझे कल्याणी एम्स जाना है। और गजब की बात तो मैं ये बोलूंगा कि लगातार रोजाना ड्यूटी के साथ कुछ भी हो जाए, टेस्ट तो देना ही है। टेस्ट बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन टेस्ट दिए बिना नहीं रह सकते। बहुत बड़ी बात है और बहुत जबरदस्त बात है। अब मैं एक चीज, बहुत बड़ी बात पूछने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, बहुत सारे थकावट हो जाती है, बहुत सारे बार ऐसा लगता है कि यार आज छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, अब नहीं होगा। तो उस दौरान अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि जिंदगी में बहुत अप डाउन आते हैं, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखा? पहले तो सर मेरा नॉर्थ सेट, जब मैं टारगेट किया नॉर्थ सेट 9, फर्स्ट मेरे को इतना ज्यादा मतलब मैं थक ही जाती थी, मेरे पढ़ने के टाइम भी मैं थक
मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता एक्चुअली। मेरा एक्चुअल मोटिवेशन आया सीट निकालने के बाद, क्योंकि मैं सोचा ये मेरा एक स्कोप है, ये स्कोप मेरे को लगाना है काम पे, क्योंकि ये स्कोप निकल जाएगा तो कभी कब आएगा मेरे को पता नहीं। पर ये एक महीने मैं पढ़ाई करूंगी, मेरा रिजल्ट ठीक होगा तो ये स्कोप मेरे को काम पे लगाना है। उसके बाद क्या होगा, मेरा मेरा थक जाना, डिमोटिवेट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं एक्चुअली ये इस बारे में। मेरे को सिर्फ एग्जाम का मतलब अच्छे रैंक करना था, जो मेरा कल्याण ही हो जाए। बहुत बढ़िया बात बोली और बिल्कुल एक सटीक बात बोल दी कि सिर्फ लगातार पढ़ रही थी, रोज एक टेस्ट दे रही थी, लेकिन बाद बाद में थकावट भी हो रही थी। लेकिन अब जब सीट का डिक्लेरेशन हो गया तो सारी थकावट दूर हो गई और लास्ट में एक ही टारगेट रहा कि इस बार बिल्कुल फतह करनी है, सिलेक्शन लेना ही लेना है। 100% आपने उस अचीवमेंट के साथ मेहनत किया और बहुत जबरदस्त। अब मैं आ जाता हूं टीएनसी के बारे में। टीएनसी के बारे में पूछना चाहता हूं, जब आप टीएनसी के साथ पहली बार जुड़े थे तो आपका लेवल क्या था, कितने रैंक आपकी आ जाती थी? फर्स्ट मैं जब टीएनसी नॉर्सेस 6 के बाद दे रहा था तो मेरा मतलब 15 to 20 डेज मेरा 400 4000 के बाद रैंक आता था। उसके बाद से मेरे इम्प्रूव किया। उसके बाद से मेरा कंटिन्यू विद इन 1000 रैंक आता था। पर नॉर्सेस 7 में मैं जब दे रही थी तो मेरा विद इन 30 विद इन 100 रैंक आ रहा था नॉर्सेस 7 के टाइम। तो उसके बाद मेरा नॉर्सेस 7 तो हो गया, उसके बाद मेरा छूट गया पढ़ाई, तो फिर मेरा रैंक वो फिर 1000 पे चला गया। तो मेरे को बहुत डर लगने लगी कि मैं सब भूल गया, शायद मेरे को पढ़ना है। वो टेस्ट देने के बाद वो जो रैंक, वो एक तो मोटिवेशन देता है कि मेरे को पढ़ना है, मैं भूल गई शायद, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे को तो पहले अच्छा ही रैंक आता था। फिर मैंने फिर पढ़ना चालू किया तो फिर मेरा रैंक विद इन 1000, उसके बाद विद इन 500 एंड एग्जाम के कुछ दिन के बाद से मतलब विद इन 200 के अंदर मेरे हर दिन रैंक आती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली कि से बीच में छोड़ दिया था, छोड़ते ही सारा काम गड़बड़, फिर से वापस 9 से 9 के लिए फिर से लगातार शुरू किया तो कहीं ना कहीं एक वापस से कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई और फिर से रैंक आना शुरू हुआ। और वही धीरे धीरे लगातार जब टीएनसी के साथ मेहनत करते हैं तो बहुत बड़ा आउटकम निकल के आता है। मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी बड़ी रैंक हासिल की है, एक सिंगल डिजिट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है, इसमें टीएनसी का कितना बड़ा योगदान है, टीएनसी का कितना बड़ा इसमें सपोर्ट रहा है, वो सारे बच्चों को बताएं। टीएनसी का यही मतलब बहुत ही बड़ा मतलब ये इम्पोर्टेंट, वन ऑफ इम्पोर्टेंट रोल। मैं तो पढ़ती थी, मेरा जो हैंड में रिटन नोट्स थे मैं वो पढ़ती थी, पर वो नोट मैं पढ़ूं तो मेरे दिमाग में कैसे रहना चाहिए, वो मैं कैसे याद में रहूं कि इसका इस पॉइंट मेरे को रहना चाहिए। मतलब पूरा कंटेंट का जनरल टॉपिक मेरे को याद है, पर जब मैं अप्लाई करूँ, अप्लाई कैसे करना है मेरा नॉलेज, और कैसे याद रखना है, कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है हर टॉपिक को, वो तो टेस्ट सीरीज देने के बाद ही आता है। और वो टेस्ट सीरीज में टीएनसी के साथ का लगातार किया, कंटिन्यू हर दिन मेरे को एक टेस्ट दे दिया एंड वो मैंने उसके साथ जब पढ़ाई करती थी तो वो मैं कनेक्ट करती थी, हाँ इस जगह से क्वेश्चन आती है, मतलब इस टॉपिक, इस लाइन एंड इस वर्ड इम्पोर्टेंट ज्यादा है, तो इस पे मेरे को ये अच्छे से दिमाग पे रखना है। तो ऐसे मैंने कनेक्ट करके करके पढ़ती गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल। अब मैं बच्चों के सवाल आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि बच्चों के बहुत सारे सवालों की लिस्ट मेरे पास है। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं, हर एक वो टॉपर से जानना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग लगातार रोजाना मेहनत भी कर रहे हैं, रोजाना एग्जाम भी दे रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन बार बार मिस्टेक हो रहा है, बार बार उस एग्जामों में मिस्टेक होती जा रही है। तो टॉपर से जानना है कि एग्जाम के अंदर जो टीएनसी एग्जाम हम लोग लगातार देते हैं उसमें बच्चों की अगर मिस्टेक हो जाए तो किस प्रकार से वो बच्चे सुधारे, किस प्रकार से उसको वापस से गलती नहीं हो, क्या करना चाहिए बच्चों को? मिस्टेक सुधारने की यही एक स्ट्रेटेजी है कि आपका जो आप एग्जाम दे रही हो, आप एक नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हो, उसमें से आपको नहीं पता है वो क्या आइडिया है, क्या नॉलेज है उसका। जब आप मिस्टेक पढ़ रही हो टीएनसी के उधर से वीडियो से आप जब पढ़ रही हो तो आपको पता चल रहा है हाँ हाँ इसके रीजन ये है, पर इसके बाद दोबारा मिस्टेक करने का यही मेरे को दिमाग पे रखना है कि मेरे को वो जो रीजन है वो मेरे दिमाग में रहना चाहिए, तो फिर मेरा दोबारा मिस्टेक नहीं होगा। तो फिर उसको रहने के लिए क्या करना है, नया वाला जब हम पढ़ते हैं तो हम भूल ही जाता है ना, तो उसको आपको नोट पे रख देना है
नोटबुक पे नोट करके रख देना है। जब आप फिर दोबारा आपको सेम मिस्टेक हो तो इसमें कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है कि दोबारा सेम मिस्टेक हो, पर उस टाइम ये ठान लेना है कि तीसरी बार मेरे को ये मिस्टेक नहीं होना है। वो पे जब आप क्लिक कर जाएगा ना, वो कभी भी आप भूल नहीं कर सकती हो। बहुत बढ़िया बात बोली है, अब बहुत जितनी अच्छी बार बात है। मिस्टेक कर लो, पर लास्ट में ये पता है कि मेरे को एग्जाम पे मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ, पर ये मेरे को दिमाग पे रखना है। ये जब आपका मतलब ब्रेन पे क्लिक हो जाएगा तो ये कभी आप भूल नहीं सकते हो। आप एग्जाम पे वो अप्लाई कर लोगे ठीक से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है और बहुत जबरदस्त बात बोली है। जो बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा मिस्टेक बार बार हो रहा, मेरी माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं आज उन बच्चों को, सभी बच्चों को यहां बता देना चाहता हूं कि टॉपर्स ने बिल्कुल आपको एक जबरदस्त स्ट्रेटजी दे दी है। उन्होंने बता दिया कि आप गलतियां करो, हर बंदा, हर इंसान, हर जगह पे गलती होती है, लेकिन उस गलती को फिर से सुधारो। और उस सुधारना यह है कि अगर यहां पे एक बार, पहली बार अगर गलती हुई, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब वो क्वेश्चन वापस से आपको उसी कंसेप्ट पे नया क्वेश्चन देखने को मिले तो दूसरी बार फिर से गलती हो सकती है। देखो कितनी बड़ी बात बोली है, एक बार गलती हुई तो कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर से हो सकती है, यह भी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप उस बार, नेक्स्ट बार, तीसरी बार जब जाओगे तो फिर से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तीसरी बार में भी अगर गलती हो जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस मेन एग्जाम में जाते जाते वो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है माइनस मार्किंग कंट्रोल की। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चंस को फिर से, जैसे कई बार होता है कि जो बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो टीएनसीट में एक स्ट्रेटजी होती है कि कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको वापस हम कुछ टाइम बाद एक बार फिर से एक रिपीट डालते हैं कि यार ये क्वेश्चन बच्चों से फिर से पूछा जाए, तो वो बच्चे फिर भी गलतियां कर देते हैं। और वो गलतियों को बचाने का मार्ग आपने बता दिया कि यार आप कुछ भी हो, एक बार गलती कर दी, आप फिर से देखो कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप क्वेश्चन रिपीट क्यों कर देते हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह टीएनसी के पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, पूरा एक टूल काम करता है कि जो बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलतियां करता है उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट दो, फिर से देखो कि वो गलतियां करता है कि नहीं करता है। फिर अगर वो फिर से गलती करता है तो फिर से उसको वापस कुछ दिनों बाद देना होता है। ये बहुत बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बच्चों को दे दी। आज टॉपर से स्ट्रेटजी आपको जानने को मिल गई कि इसी से माइनस मार्किंग कंट्रोल होती है। अब मैं एक सवाल और पूछ लेना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि हमारा हर बार प्रीलिम्स निकल जा रहा है, हम हर बार प्रीलिम्स को दे आ रहे हैं, हम प्रीलिम्स के उस पार तो चले जाते हैं लेकिन मेंस के उस पार तक नहीं जा पाते, प्रीलिम्स के मेंस के बीच में अटक जाते हैं। कोई बच्चा, आज एक बच्चे का आज फोन भी आया, उसके पापा से मैंने बात भी की, तो उसके पापा ने मुझे बहुत एक जबरदस्त बात बोली और मैं वो उस फादर की बात आपसे पूछना चाहता हूं कि सर ये बच्चा प्रीलिम्स हर बार निकाल रहा है, ये मेंस नहीं निकाल पा रहा है, तो क्या गलती कर रहा है? तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या गलती हो सकती है कि प्रीलिम्स तो निकल रहा है लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है? मेरे हिसाब से सर, हम जब एग्जाम देते हैं, हम जो एक्सपीरियंस रहते हैं, तो हम जब प्रीलिम्स निकल लेते हैं, प्रीलिम्स के बाद हमारा जब रिजल्ट आउट होता है, हमारे दिमाग में रहता है कि मेंस देना है। मेंस मतलब बहुत कुछ हमको पढ़ना है, हमको मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, हमको रीजनिंग पढ़ना है, हमको बहुत सारे कुछ पढ़ना है, नहीं तो मेंस मेरा नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करता है उस टाइम, बहुत सारे सोर्स ढूंढता है कि इधर से पढ़ लेता है, उधर से पढ़ लेता है। हमें एनक्लेस पढ़ना, मतलब कभी भी एनक्लेस नहीं पढ़ी हूँ, पर एनक्लेस पढ़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब आप उस टाइम जो बहुत ही कम टाइम है, नया जिनिस, नया जो सब्जेक्ट, नया टॉपिक एंड नया कुछ पढ़ने के लिए, वो जो गलती है वो नहीं करना चाहिए। आप प्रीलिम्स निकली हो मतलब आपका स्ट्रेटजी सही था। प्रीलिम्स और मेन के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ मतलब डिफरेंट नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो, उस सेम स्ट्रेटजी आपको रिवाइज करना है एंड मेंस क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसको मतलब प्रीलिम्स और मेंस का इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता उधर, ओनली क्वेश्चन नंबर फर्क रहता है। यही बहुत बड़ी गलती है और टाइम निकल जाता है, मेंस हमने देने के लिए चल जाता है। बहुत अच्छी बात बोली और मेरे दिल की बात आपने बोली है। मेरा जवाब, मैं
बच्चों तक यही पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल आपने ये टॉपर्स के मुंह से स्ट्रेटजी सुनने को मिल रही है कि हाँ, बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है इस समय जब प्रीलिम्स निकाल लेता है और मेंस की तरफ मूव करता है, तो वो जो टाइम होता है 10 to 15 डेज, बच्चा वहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाता है। और वो मिस्टेक ये रहती है, एक तो सबसे बड़ी बात है वो शुरुआत के 4 से 5 दिन तो इसी में निकाल देता है कि क्या मेरा मेंस होगा या नहीं होगा, मेरा प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो वो गलती एक तो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। दूसरी बात, वो नई चीजों पे ट्रांसफर होने की कोशिश करता है कि यार अब तो मेंस होगा, क्या करूंगा क्या करूंगा। तो वो 10 दिन उस जहां सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि प्रीलिम्स तो कोई मेन आपका मेन एग्जाम है ही नहीं। आपको प्रीलिम्स तो कोई रैंक्स, आप प्रीलिम्स में कितनी भी अच्छी रैंक लेके आओ, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी इंपॉर्टेंस मेंस के अंदर है, और वहीं पे आप गलती कर देते हो और वही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और बच्चे का हर बार प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता, क्योंकि वो प्री में खूब एफर्ट लगाता है लेकिन मेंस में वो एफर्ट इतना लगा नहीं पाता है, उसी वजह से वो सिलेक्शन नहीं होता है। अब मैं एक चीज बहुत बड़ी निकल के आ रही है, मैं बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से डिस्कस कर रहा हूं, लगातार बच्चों से जानने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब अपियर होते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, हमारी एंजाइटी सर चढ़कर बोल जाती है और इसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करें, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एंजाइटी को सर, एंजाइटी इज कॉमन। आप एक एग्जाम देने के लिए जा रही हो, और नॉर्सेट हो, जो भी हो, एंजाइटी इज कॉमन एंड इसको एक्सेप्ट आपको करना है। आपको उस टाइम ये सोचना है आपको एंजाइटी हो रहा है, आपको हार्ट बीट हाई हो रहा है, आपको स्वेट हो रहा है, इसके ये कॉमन है, इसके तरफ आपको क्यों हो रहा है ये आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया है उसका सटीक रीजन मेरे को उधर सोचना है एंड आंसर करने के लिए जाना है। वो आपको जो फिजिकल सिम्टम्स क्या हो रहे हैं उसके तरफ ध्यान मत देना है। वो तो मतलब हर किसी को होता है, आपको सिर्फ जिसका हो रहा है, मतलब जो टॉपर हो रहा है, जो 1 रैंक कर रहा है उसका भी हो रहा है, और जो मतलब नहीं क्वालिफाई कर रहा है उसका भी हो रहा है। वो तो कॉमन है एंजाइटी, उसके तरफ ध्यान मत मतलब नहीं देना है। सिर्फ मेरे को दिमाग में यही रखना है कि क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर में, मैं सोचूंगी, आंसर राइट करूंगी, बस ये मेरे ब्रेन का एक्शन है। बाकी फिजिकल सिम्टम्स तो वो तो होते ही जाएंगे, एंजाइटी कॉमन, तो आप जैसे ही एग्जाम दो वो आएगा। सबसे बड़ी बात सुदीपा ने खुद ने बता दी कि भाई कोई भी हो, चाहे वो टॉप रैंकर हो, चाहे वो सुदीपा खुद क्यों नहीं हो, डर तो लगता है, हर बच्चे को डर लगता है, हर बच्चे को एंजाइटी होती है। बस कंट्रोल करना है, उसको सीखना है कि यार सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे थे, मैंने बहुत बच्चों को यह देखा है कि एग्जाम से पहले डर रहे हैं, अरे क्या होगा क्या होगा, ऐसे कहां पर है। अरे भाई किस चीज का डर है? सुदीपा को देखिए, बिल्कुल टेंशन इसको भी हुआ था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने सोच लिया कि यार जो होगा वो देखा जाएगा, डरने की जरूरत ही नहीं है। आप उस एग्जाम के दौरान अपने आप को टीएनसी का पेपर समझ के आ जाओ। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको नो सेट का पेपर, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको टीएनसी का पेपर देके समझ के आना है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अच्छी रैंक को हासिल करेंगे और बहुत बड़ी रैंक आपकी बनेगी। मैं बच्चे जानना चाहते हैं कि जो प्रीलिम्स के अंदर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही कितने गलत, मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही कितने गलत? मैंने प्रीलिम्स के टाइम 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मेरा 14 गलत आया था। 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मेरा 14 गलत आया था एंड मार्क्स अराउंड 70 था, तो 99.9% था मेरा। मेंस की बात करें तो मेंस पे मैंने 120 नहीं, मतलब 11 क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था, मतलब 149 मैं अटेम्प्ट किया था, मेरा गलत 21 आया, तो मेरा स्कोर 121 था। मैं मान सकता हूं कि 149 आपकी अटेम्प्टिंग रही है और 21 आपने गलत आपके क्वेश्चन हो गए। अब मैं सारे बच्चों को इस चीज से सिखाना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का मेन मोटो क्या है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा 20 गलत हो रहा है, कुछ बच्चे बोले मेरा 15 गलत हो रहा है। तो मैं उन बच्चों को बोलता हूं कि यार इतना तो नॉर्मल है, होना ही है, इसको तो मान के चलिए, इतना तो गलत होगा ही होगा। वो मैं आपसे इसीलिए पूछा क्वेश्चन कि हर बच्चे को ये आज प्रूफ हो जाए कि यार ये टॉपर्स में इतनी गलतियां तो करता है, तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, कि आपके दिमाग में क्या रहा होगा कि यार मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं, कितने क्वेश्चन नहीं करके आऊं, तो आपके माइंड में क्या स्ट्रेटजी रही है वो बच्चों के साथ शेयर करें। मेरे माइंड में ये रहा है कि प्रीलिम्स के टाइम पे भी एंड मेंस के टाइम पे भी
मेरे को ऐसे रहा कि मैं हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगी, मेरे को जो जो क्वेश्चन लगा कि इसमें गलत हो सकता है मैं वो छोड़ दूंगी। कंफ्यूज जो लगा, मतलब ऐसे तो मतलब 100% क्वेश्चन था जिसमें 2 ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है, ये तो ऐसे था। उसमें से मैं ऐसे क्वेश्चन चूज किया, मैं मेरे को ये लगा कि ये मेरे मतलब नॉलेज के बाहर है, मैं ये नहीं जानती हूँ, तो मैं वो छोड़ दिया। तो और ऐसे लगा कि हाँ मैं जानती हूँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये गलत हो सकता है मेरे को, मैं वो छोड़ दिया, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। एंड मेरे मेंस के टाइम पे भी ये दिमाग में था कि मेरे को मतलब ऐसे नहीं कि पूरा अटेम्प्ट करना है, मेरे को ऐसे था कि मेरे को अराउंड 10 मेरे को छोड़ना ही, एंड 10 वो क्वेश्चन ऐसे होगा जो मैं उधर हाथ दूंगी तो मेरा गलत होगा, वो क्वेश्चन मेरे को चूज करना है, कि वो क्वेश्चन मेरे को सिलेक्ट करना है, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है एक्चुअली, क्योंकि उधर नॉर्थ साइड में ऐसे बहुत क्वेश्चन जबरदस्त मार्क्स तरीका रहता है है। कि उसमें से गलत होता ही है। इसको ब्रिलियंट तरीका बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना है, और वो सब कुछ जो आता है वो रोजाना जब आप टीएनसी के साथ मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब वो ये निखार आता है। मैं एक वन वर्ड में एक आंसर लेना चाहूंगा कि मैं आपसे पूछूं कि जो बच्चा इस समय फेलियर है, मैं वन वर्ड आंसर चाहता हूं कि जो बच्चा इस समय फेलियर है, जो इस समय इस नॉन सेट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करे या क्वेश्चन बैंक पे या एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें? फर्स्ट मतलब मेरा ये एडवाइस है कि आप फर्स्ट कंटेंट जो है ना थ्योरी, उसको आप अच्छे से डेवलप करो, और उसके साथ ये नहीं कि आपको कंटिन्यू ये 15 दिन वन वन थ्योरी पढ़ना है, ऐसे नहीं। आप हर रोज टारगेट रखो कि मेरे को ये थ्योरी ये नॉलेज मेरे को आज मतलब जानना है, एंड उसके बाद आप इवेलुएट कर लो खुद को। तो एक टाइम आपको ठीक करना है, वो 1 घंटा हो 30 मिनट्स हो, आप कितने भी एमसीक्यू कर लो, आप पूरा दिन में 500 एमसीक्यू कर लो, ठीक है, पर आप रिपीटेडली नहीं कर रहे हो, मतलब आप जस्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो पर आप रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप नहीं जान रहे हो आपका कितना किधर गलत है, पर उसमें से आप 30 एमसीक्यू कर रहे हो, एंड उससे पूरा 30 एमसीक्यू ऐसे कर रहे हो कि वो 30 एमसीक्यू के जो जो कंटेंट है उधर जो नॉलेज है वो आप बाद में हर कोई मतलब उस रिलेटेड क्वेश्चन में सही सही आंसर कर रही हो, कहने का मतलब तो है ऐसे करना है, कि आप ये आपको करना है। रिविजन को आपने प्रायोरिटी दी है कि आप उसको रिव्यू करें, रिव्यू के बाद उनको देखें कि क्या गलतियां हुई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन अटेम्प्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि रिव्यू इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत जबरदस्त बात। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एडवांस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है, जल्दी से बताएं। सर मैंने एडवांस सीरीज नॉट सेट 7 के टाइम मेरे को पता नहीं चला था एडवांस सीरीज में, तो उसके बाद मैंने और थोड़ा जानकारी मिली मेरे को, क्योंकि मेरे को और एक मतलब मेरा कंटेंट बा मेरा हैंड रिटन नोट्स तो था, पर वो तो 1 ईयर बैक का था, मेरे को ये मतलब लगा था कि और एक कुछ सोर्स चाहिए जिसमें से मैं जो नया वाला जो कंटेंट है वो मैं अपडेट कर सकूं। तो इसके लिए मैंने नॉटसेट 9 पे जो एडवांस टेस्ट सीरीज है उसको मैं वेट कर रहा था, तो टेलीग्राम पे मैंने देखी कि नॉटसेट 9 का एडवांस सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने वो एक्साइटेड था, तो मैंने पूरा जब अवधेश सर का एडवांस सीरीज स्टार्ट हुई, पूरा ओबीजी वाला सर रिविजन का, कम्युनिटी मेनली कम्युनिटी का सर जो प्रोग्राम वाला पार्ट किया है वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रही है, क्योंकि जो आपका पूरा कंटेंट पुराना वाला हो जाता है पर नया वाला कंटेंट ओनली कम्युनिटी का आता है, कम्युनिटी का प्रोग्राम वो सब अपडेट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मेरे पास समय शिवा की थोड़ी कमी है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस समय यूट्यूब की शॉपिंग करते हैं, इस चैनल उस चैनल, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? यूट्यूब की शॉपिंग कंटिन्यू चलती रहे, मैराथन चलती रहे, या वो एक फिक्स कंटेंट के साथ सही जगह पर लगे रहें? यूट्यूब शॉपिंग पे तो ओनली टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, तो आप एक चैनल पे फिक्स्ड रहेंगे तो उधर आपको कंटिन्यूअस हर कंटेंट मतलब टीएमसी का जो सर है वो लोग इतना मेहनत करते हैं, तो आप पूरा कंटेंट आप कंटिन्यूअस
6 महीने उसके साथ लगातार रहोगे तो कॉन्टिन्यूअस आपका पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आपको सोचना नहीं है कि उधर इधर ये मिल रहा है उधर वो मिल रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको बस पेशेंस रखना है। ठीक है, मैं आज ये पढ़ रही हूँ, मैं ये अच्छे पढ़ू, कल जो आएगा वो अच्छे से पढ़ू। तो आपको कॉन्टिन्यूअस एक के ऊपर भरोसे कर मतलब डिपेंड करने के बाद आपको मिल जाएगा। जब इधर लास्ट उधर में एक जाने का सवाल कोई है, बहुत ही जबरदस्त सवाल। बहुत सारे बच्चे इस समय जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे टॉपर से जानना चाहते हैं कि एक ऐसा रामबाण, एक ऐसी स्ट्रेटजी दे दो जिससे हर एक बच्चा, जो बच्चा इस समय आपके इस इंटरव्यू को देख रहा है, वो भी ये चाहता है कि मैं भी एक सिंगल डिजिट के अंदर रैंक लेके आ जाऊं। तो क्या रामबाण, क्या लास्ट में एक सजेशंस देना चाहेंगे? सर रिवीजन ओनली आपका जो है, आप जिस चैनल पे एंगेज्ड हो उस चैनल से एंगेज रहो, उस कंटेंट के ऊपर भरोसा मतलब डिपेंड करो, उस कंटेंट को आपको उसके ऊपर रख के पढ़ाई करो एंड कंटिन्यूअस रिवीजन करो। आपको कुछ इधर उधर जाने का जरूरत ही नहीं है, आप उससे भी रिवीजन करो। जो जो उस चैनल पे नया कंटेंट आ रहा है उसको आप सोचो, नया वाला बहुत कम ही होता है, सब पुराना कंटेंट में हो जाता है। आप रिवीजन करो एंड एक टेस्ट सीरीज पकड़ो एंड उसमें से टीएनसी तो बहुत ही अच्छा है। तो हर मतलब हर नॉर्सेट में इतना ज्यादा रैंक आता है, टीएनसी के टेस्ट सीरीज से साथ लगातार रहो, हर दिन एक टेस्ट दो और पढ़ाई करो। उसके बिना और कुछ नहीं, पढ़ाई और इवैल्यूएशन, तो उसके बाद और कुछ नहीं है स्ट्रेटजी, यही हो जाएगा इसमें से। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी आपने बताई है कि बिल्कुल फिक्स जगह पे लगे रहो, टीएनसी के साथ मेहनत करते रहो, टीएनसी के साथ जो आपने कंटेंट पढ़ा उसका बार बार रिविजन्स करो, रिविजन्स के साथ साथ टीएनसी के साथ रोजाना एक टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी है। वो आपको आपको उसको प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे बड़ी बात उसका रिव्यू करो कि क्या गलती की, उस गलती को लिखो, सुधारो। एक बार करो, दो बार करो, लेकिन तीसरी बार करो, लेकिन चौथी बार एग्जाम में तो बिल्कुल मत करो। बहुत ही जबरदस्त आपने स्ट्रेटजी दी है, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया और बहुत सारी अपनी सफलता की कहानी आपने सुनाई, अपने संघर्ष की बातें। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम और जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम और जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ जो भी आपके दोस्तों ने आपको यहां तक पहुंचाने में मदद की है उन सभी के सभी दोस्तों का नाम, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा जो एम्स भुवनेश्वर के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक अच्छे रैंकर्स को बिल्ड किया है, कि उनको सपोर्ट किया है, और उन सभी का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए। लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप एक अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर एक बच्चों को जरूर जरूर मैसेज देके जाए। আমি বাঙালি, তো বাংলাই বলছি। যারা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা পড়াশোনা করেছিস তোরা, এবারে হয়নি, তোরা একদমই হতাশ হবি না, পড়ে যা, একটাই টার্গেট ফিক্স রাখ যে আমাকে নার্সিং অফিসার হতে হবে। তো জাস্ট পড়ে যা, রিভিশন করে যা, টিএনসি টেস্ট সিরিজ দিয়ে যা, টেস্ট দিয়ে যা, ইভালুয়েট করে যা, প্রত্যেকদিন নিজেকে ইমপ্রুভ করে যা, হয়ে যাবে একদিন। খুব ভালো আছে। मुझे तो গিভ আপ করবি না, গিভ আপ করা যাবে না। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली है। और मुझे भले ही बांग्ला नहीं आती है लेकिन मुझे एक वर्ड तो पक्का आता है, खूब भालो आछे। बहुत बढ़िया बोला है आपने, और ये लगातार बच्चों को संदेश दिया है कि लगातार मेहनत करते रहे, लगातार टीएनसी के साथ टेस्ट देते रहे, श्योरिटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।